पार्थियन अर्थात पहलवों का वंशज भारत में कौन है? पहलव कहाँ के रहने वाले थे? उनका मूल धर्म क्या था? महाभारत में उनका उल्लेख क्यों है? सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। प्रशांत सिंह नाम है मेरा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये सेल्यूसिड एम्पायर है और इसी के पास ये पीला पीला पार्थिया है। इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और इसी के पास है ग्रीको वेक्ट्रियन किंगडम और इस तरफ है मौर्यन एम्पायर। ये आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी मैंने इन 4 पुस्तकों से ली है। उत्पत्ति, भाषा, इतिहास, अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्यों की चर्चा की गई है। पार्थियनों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन इस बुक में जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं। इनका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ और इन पुस्तकों की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें वहां से मंगवा के पढ़ सकते हैं। सही से वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से पहलवों का परिचय। भारत में मौर्य वंश के पतन हो जाने के बाद ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने आक्रमण किए और भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए, जिनकी चर्चा भारतीय इतिहास में आज भी होती है। ग्रीक आए, उन्होंने अपने साम्राज्य बसाए। शक आए, उन्होंने अपने साम्राज्य बसाए। पहलव आए, उन्होंने अपने साम्राज्य बसाए और कुषाणों ने भी अपने साम्राज्य भारत में बसाए। इनमें से एक भी भारतीय मूल के नहीं थे। ग्रीकों को छोड़कर शक, पहलव और कुषाण ये मध्य एशिया के थे और भारत के इतिहास में इनकी चर्चा होती है, लेकिन ठीक से इतिहास नहीं बताया जाता कि आज उनका वंशज भारत में कौन है। पहलव जो मूल रूप से शकों के साथ मध्य एशिया से आधुनिक तुर्कमेनिस्तान और ईरान वाले क्षेत्र में 300 ईसा पूर्व के आसपास आके बस गए थे। मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे। ये शक भी वहीं से आए थे क्योंकि 200-300 ईसा पूर्व में सरमातियन जनजाति के लोगों ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया था। पहलवों का साम्राज्य ईरान के आसपास वाले क्षेत्र में फैला था, लेकिन हर राजा के समय में इनका साम्राज्य बड़ा नहीं था। कुछ कमजोर राजा हुए हैं, उनके समय में साम्राज्य छोटा हो जाता था। जो राजा शक्तिशाली हुआ उसके समय में साम्राज्य की सीमाएं तुर्की से लेकर भारत तक हो जाती थी। 247 ईसा पूर्व से पार्थियन साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था। भारत में 19 ईस्वी में गोंडोफर्नीज नामक पार्थियन राजा ने अपना राज्य साकस्तान वाले क्षेत्र से शुरू किया था। इसकी राजधानी काबुल और तक्षशिला में थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। 247 ईसा पूर्व में भारत से इनका साम्राज्य शुरू नहीं हुआ था। इस मैप को देखो, इसमें जो पीला पीला आपको दिख रहा है इस वाले क्षेत्र से इनके साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 247 ईसा पूर्व से और नीचे सेल्यूसिड एम्पायर है जो ग्रीकों का था, अर्थात सिकंदर के वंशजों का था। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था परिचय और अब बात करते हैं पहलवों की उत्पत्ति के बारे में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पहलवों की उत्पत्ति पर्नी या पारनोई जनजाति से मानी जाती है जो मध्य एशिया में कैसिपियन सागर के दक्षिण पूर्व में ओचस या पंज नदी के आसपास रहती थी। पंज नदी आमू नदी की सहायक नदी है। यह नदी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में स्थित है। पारनोई जनजाति मूल रूप से पूर्वी यूरोप से आकर इस क्षेत्र में बसी थी और उनके सहयोगी थे शक। ये आपको ध्यान में रखना है। पार्थियन लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है? पारनोई जनजाति के लोगों से हुई है और मूल रूप से ये लोग कहाँ के थे? मध्य एशिया वाले क्षेत्र के थे। ये आपको ध्यान में रखना है। पारनोई जनजाति दाहे समूह की 3 जनजातियों में से एक थी। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। दाहे नाम का एक समूह था, उसमें 3 जनजातियां थी, उनमें से एक पारनोई थी। दाहे समूह को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दाहान, दाहिंस, दाहा,
दाहोई, दसाई, देसाई, दाहो, दाद, दाता, देई आदि के नामों से जाना जाता है। इनके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा, कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा करना चाहूंगा, जैसे दसाई और देसाई। दाता, दाता के बारे में जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट ईस्वी के आसपास मथुरा और अयोध्या के आसपास इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रथम सदी के आसपास ये भारत में आ चुके थे। कुछ सिक्के दूसरी सदी के भी प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दाह समूह का सबसे स्पष्ट वर्णन अचमेनिद राजा जेरक्सिस प्रथम के देवा शिलालेख में सका होमबर्गा और सका तिग्रा खोदा के साथ मिलता है, यानी सकों के साथ इनका वर्णन मिलता है। जेरक्सिस प्रथम के देवा शिलालेख के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि क्षत्रिय जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। अचमेनिद राजा डेरियस और जेरक्सिस प्रथम इन्होंने अपने लेखों में स्वयं को छायथिया नाम लिखा है, अर्थात क्षत्रियों का क्षत्रिय। आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने इस तथ्य की जानकारी दी है। दाहे समूह ने 300 ईसा पूर्व में मार्जियाना और एरियाना पर आक्रमण किया था। दाहे समूह में 3 जनजातियां शामिल थीं। पहली है पार्नोई, जिसे पार्थियन कहा जाता है, दूसरी है जेंथियोई और तीसरी है पिस्सोई। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक समूह के रूप में रहती थी। तीसरी सदी ईसा पूर्व के मध्य में पार्नोई जनजाति के लोग हायर केनिया चले गए। हायर केनिया, जिसे डेरियस के बेहिस्तुन शिलालेख में बेरका अर्थात भेड़ियों की भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। डेरियस के बेहिस्तुन शिलालेख में इन्हें भेड़ियों की भूमि का क्यों बताया गया, इन्हें और सकों को, क्योंकि डेरियस ने सकों को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया था। हालांकि कुछ हद तक बाद में जब सिकंदर के साथ फारसी सेना का युद्ध हुआ था तब इन्होंने मदद की थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डेरियस के जमाने की। डेरियस ने बहुत प्रयास किया था इनको पराजित करने का, लेकिन ये भेड़िए हैं, अगर इन्हें छेड़ा तो ये बाद में बदला लेते हैं। और इनकी जनजातियों का एक ही सरदार होता था। जनजातियां 3 थीं, लेकिन सरदार एक। जैसा वो कहता था वैसा ही सभी करते थे। इनमें एकता बहुत अच्छी थी। यही कारण है कि डेरियस जैसा शक्तिशाली राजा इन्हें पराजित नहीं कर पाया, न सकों को पराजित कर पाया। झड़प हुई दोनों के मध्य में, लेकिन सकों ने और दाहे समूह के लोगों ने डेरियस को मध्य एशिया तक विस्तार करने का मौका नहीं दिया। इसीलिए वेहिस्तुन शिलालेख में वेरका के नाम से इनकी भूमि को संबोधित किया गया है, और वेरका का अर्थ होता है भेड़ियों की भूमि। आज ये ईरान और तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र को प्राचीन समय में दाहिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, दाहे संघ के कारण ही ये नाम दिया गया है उस क्षेत्र को। और इसी क्षेत्र की पंज नदी के किनारे ये लोग रहते थे। सामने मैप है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। अभी बात भारत की नहीं हो रही है, अभी उत्पत्ति की बात हो रही है, और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई ये मैं आपको समझा रहा हूं। पार्नोई जनजाति के नेता या सरदार आर्ससेस या आरसक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सेल्यूसिड साम्राज्य के छत्रप इंड्रागोरस से पार्थिया की रियासत छीनकर पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की थी। इस मैप में जो पीला पीला क्षेत्र दिख रहा है जिसमें पार्थिया लिखा हुआ है, पहले इस क्षेत्र में एक छत्रप था सेल्यूसिड अंपायर का, यानी ग्रीकों का। तो पार्नोई जनजाति का एक सरदार था जिसका नाम था आर्ससेस, जिसे ईरानी भाषा में आरसक कहा गया है। ये आर्ससेस जो नाम है वो ग्रीक में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसने पराजित कर दिया था सेल्यूसिड अंपायर के छत्रप को, उसकी रियासत ही छीन ली थी और अपना कब्जा जमा लिया था और पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी क्षेत्र से पार्थियन साम्राज्य शुरू हुआ था। इसी के पास कैसिपियन सागर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वही कैसिपियन सागर जिसका नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा है। इतिहास अगर खोजोगे तो हर चीज का इतिहास
आपको मिलेगा। इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इतिहास को जानने के लिए तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पार्थियन साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी और पहलवों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी, कहाँ के ये रहने वाले थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पहलवों के इतिहास की। पार्थियन साम्राज्य, जिसे आर्ससिड साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, इस साम्राज्य ने 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक प्राचीन ईरान में प्रमुख शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में शासन किया था। पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक और पहला राजा आर्ससेस प्रथम को माना गया है, जिसका शासनकाल 247 से 217 ईसा पूर्व के मध्य में था। आपको आर्ससेस कहने में दिक्कत आ रही है तो आप आरसक नाम को ध्यान में रखें। ये पार्थियनों का पहला राजा था। उस समय भारत में अशोक का साम्राज्य था। उसी समय इसने अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके पिता का नाम फ्रिया पाइट्स था, जो संभवतः प्राचीन ईरानी संस्कृति या पारसी धर्म का पालन करता था। आर्सेस स्वयं को हुमायूं के पुत्र दारा या वीर धनुधर अरास का वंशज स्वयं को मानता था। ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय रुकना चाहूंगा। यहाँ वीर धनुधर अरास का नाम आया है। ये अरास कौन है? अरास शब्द प्राचीन ईरानी भाषा का है। जब आप जैन अवेस्ता पढ़ोगे तो अरस, अरास, इनका उल्लेख वहां पर मिलता है और ये शब्द ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। संस्कृत में जब अनुवाद किया गया अरस का तो ये ऋषि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो आर्सक था, पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक, वो अपने को हुमायूं के पुत्र दारा या वीर धनुधर अरस का वंशज मानता था। उससे बड़ा धनुधर कोई नहीं था। रोमन इतिहासकारों के अनुसार जो आर्सेस था वो निम्न कुल का एक लुटेरा था। अब रोमनों ने इसको लुटेरा क्यों कहा? क्योंकि रोमनों से इसकी शत्रुता चलती थी, इसीलिए रोमन इतिहासकारों ने इसको निम्न कुल का लुटेरा बताया और पार्थिया पर आक्रमण किया। ग्रीक जो क्षत्रप था एंड्रागोरस, उसकी हत्या कर दी थी इसने और अपने पार्थियन साम्राज्य की नींव डाली थी। इसमें थोड़ी सी सच्चाई है। शक हो, कुषाण हो, हूण हो या पार्नोई जनजाति के लोग हों, ये घुमंतु लोग थे, लुटेरे टाइप के थे। बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य बनाए, लेकिन उससे पहले ये लूट मार का ही काम करते थे। लूट कर ये मध्य एशिया ले जाते थे। फिर बाद में इन्हें ऐसा लगा कि लूटने से काम नहीं चलेगा, तब इन्होंने अपने साम्राज्य बनाना प्रारंभ किए। चाहे शकों की बात हो, कुषाणों की बात हो या पार्थियन लोगों की बात हो, यहाँ तक कि हूणों ने भी यही किया। भारत में हूणों ने कितनी तबाही मचाई, पूरी तक्षशिला को बर्बाद कर दिया था, गांधार वाले क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो रोमन इतिहासकारों ने जो लिखा है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि पार्थियन लोग और शक लोग, कुषाण, ये बहुत अच्छे धनुधर थे। दौड़ते हुए घोड़े पर बैठकर तीर चलाना जानते थे और हर प्रकार से इनका निशाना सटीक लगता था। इसीलिए इनको पराजित करना बहुत मुश्किल होता था और यही कारण है कि डेरियस ने इन्हें पराजित नहीं कर पाया था। आर्ससेस प्रथम के बाद आर्ससेस द्वितीय पार्थियन साम्राज्य का शासक बना, जिसका शासनकाल 217 से 191 ईसा पूर्व के मध्य में था और इसके शासनकाल 209 ईसा पूर्व में सेल्यूसिड राजा एंटियोकस तृतीय ने इसे पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। आर्ससेस द्वितीय की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा था और एक छोटी सी जगह है पे जाके शासन करना पड़ा था। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम था फ्रिया पेटियन और उसका शासन काल था 191 से 176 ईसा पूर्व के मध्य में था और इसके सिक्के पर ग्रीक लिपि में बेसिलियो अर्थात महान राजा लिखा है, लेकिन वो महान राजा नहीं था, छोटे से साम्राज्य पर शासन कर रहा था।
लेकिन राजाओं को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता था, इसीलिए उनके दरबारी उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां देते थे। हमारे यहाँ कई छोटे छोटे राजा हुए, उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, महाराजाधिराज, परम माहेश्वर, और इसी तरह के कार्य हर राजा ने किए हैं। ग्रीकों का इतिहास पढ़ो, वो भी अपने आप को वैसिलियो लिख रहे हैं, लेकिन जब उनका इतिहास पढ़ो, राज्य की सीमाएं देखो तो एक छोटा सा राज्य है। लेकिन इसके शासन की जो जानकारी है वो ठीक से नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 170 ईसा पूर्व में फ्राटेस प्रथम पार्थियन साम्राज्य का राजा बना, जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य से हाइरकेनिया को वापस जीत लिया था। 165 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। 165 ईसा पूर्व में मेहरदाद प्रथम राजा बना, जिसने 132 ईसा पूर्व तक शासन किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। पार्थियन साम्राज्य का ये पहला राजा था जिसके नाम से पता चलता है कि ये लोग सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि पूजक थे। मेहर, मिहिर, मोहर, मिही, ये सारे जो नाम हैं ईरान में सूर्य देवता के लिए प्रयोग किए जाते थे। और इसके शासन काल में पार्थियन साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। मेहरदाद ने ग्रीकों से बैक्ट्रिया और हेरात वाला क्षेत्र भी जीत लिया था। मार्जियाना और बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य को मजबूत किया था। पार्थियन साम्राज्य का यह पहला राजा था जिसने राजाओं का राजा की उपाधि धारण की थी, और इसकी उपाधि सही थी क्योंकि इसका जो साम्राज्य शुरू होता था वो पार्थिया से लेकर तुर्की तक, और इसकी सीमाएं भारत से लगती थी। पूरा ईरान इसके कब्जे में था। इस मैप में जो सेल्यूसिड अंपायर आप देख रहे हो, इस सारे क्षेत्र पर इसका कब्जा हो गया था। ये इतना शक्तिशाली पार्थियन राजा था। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, पार्थियन राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा यही था जिसने अपने साम्राज्य की सीमाएं भारत से लेकर तुर्की तक फैला दी थी। मेहरदाद प्रथम के बाद फ्राहात द्वितीय शासक बना, जिसने 132 से 127 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। प्रारंभ में ये अल्पायु था, जिसके कारण इसकी मां, जिसका नाम था रिन्नू, उसने शासन चलाया था। इसके शासन काल में शक और कुषाणों से संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अर्दाबान शासक बना और उसने 127 से 124 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। इसके शासन काल में भी शकों और कुषाणों से युद्ध हुआ, लेकिन पराजित होना पड़ा और शक और कुषाणों को इसने कर दिया, तब उन्होंने इसे छोड़ा था। अर्दाबान के बाद मेहरदाद द्वितीय पार्थियन साम्राज्य का राजा बना, जिसका शासन काल 124 से 91 ईसा पूर्व के मध्य में था। इसके शासन काल में आर्मेनिया, इबेरिया, काकेशस, बैक्ट्रिया, साकस्तान, सीरिया और भारत तक इसके साम्राज्य की सीमाएं थीं। ये दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था पार्थियन साम्राज्य का। इसके बाद गोडार्ज शासक बना, जिसने 91 से 87 या 80 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। इसके बाद ओरुद प्रथम पार्थियन साम्राज्य का शासक बना, जिसने 80 से 75 या 70 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद पार्थियन साम्राज्य में अंधकार का युग शुरू हुआ। फिर कोई ऐसा राजा ही पैदा नहीं हुआ जो पार्थियन साम्राज्य को अच्छे से संभाल सके, और ये अंधकार का जो युग है वो 57 ईसा पूर्व तक चला था। इस डेट को आप अच्छे से ध्यान में रख लें, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में तिरु नाम का एक राजा फिर से बना, जिसे औरु द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और उसने पार्थियन साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रोमन, आर्मेनिया, सीरिया, एशिया माइनर आदि पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य की खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त की थी। अंधकार युग के बाद ये पहला राजा था पार्थियनों का जिसने साम्राज्य की सीमाएं एशिया माइनर से लेकर आज के अफगानिस्तान तक विस्तारित कर रखी थी। 57 ईसा पूर्व की जो तारीख है वो पार्थियनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मरे हुए साम्राज्य को जीवित किया था एक राजा ने, जिसका नाम था तिरु। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन मैंने जो नाम इस्तेमाल किया है वो ईरानी भाषा का है। प्राचीन फारसी में ओरुद नाम इसका मिलता है
और तिरु भी इसका नाम मिलता है। तिरु नाम मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये बिल्कुल भारतीयों के जैसा है। तिरुपति, तिरुमल ये नाम भारत में प्रयोग होते हैं। इसके शासन काल में शकों से इसके बहुत अच्छे संबंध बन चुके थे और 37 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका विवाह शकों की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लाओडिस, उससे हुआ था, इसीलिए शकों से इसके अच्छे संबंध माने जाते हैं। फ्राटेस चतुर्थ 37 ईसा पूर्व में पार्थियन साम्राज्य का राजा बना, जिसने 2 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने अपने सभी भाइयों और पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसके दरबारी और इसके पुरोहित जो मग लोग थे इसका साथ छोड़ के भाग गए थे, रोमन साम्राज्य चले गए थे। लेकिन बाद में इसने सभी को मना लिया था और सभी को वापस बुला लिया था। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, पार्थियन के पुरोहित मग थे जिनके बारे में मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से। मग सूर्य पूजक थे और पार्थियन भी सूर्य पूजक थे। प्राचीन समय में ईरान वाले क्षेत्र में सूर्य की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी। बाद में इसी परंपरा को पारसी धर्म ने स्वीकार किया। उस समय उसे मिथ्राइस पंथ के नाम से जाना जाता था। फ्राटेस चतुर्थ ने उपाधियां धारण की थी, जैसे महान राजा, राजाओं का राजा, आरसक। ये आरसक जो उपाधि थी वो पहले पार्थियन राजा का नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फ्राटेस पंचम पार्थियन साम्राज्य का शासक बना। इसके साथ मूसा ने भी शासन किया था। 2 लोग एक साथ शासक बने थे। दोनों ने 2 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद ओरोडेस तृतीय राजा बना, जिसने 4 से 6 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद बोनोनेस प्रथम पार्थियन साम्राज्य का शासक बना और इसने 4 से 12 ईस्वी तक शासन किया था। इसका संबंध शकों से माना जाता है। इसके बाद अरवादान द्वितीय पार्थियन राजा बना। इसके शासन काल की ठीक से कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर बोनोन्स द्वितीय शासक बना, जिसके समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, केवल सिक्के मिलते हैं, इसीलिए इन्हें नकारा नहीं जा सकता। अंत में पकोरास को पार्थियन साम्राज्य का शासक बनाया गया, जिसने उत्तर पश्चिमी ईरान में शासन किया था। ये ईरान वाले क्षेत्र के पार्थियन शासक थे। अब बात करते हैं भारत वाले क्षेत्र की, इंडो पार्थियन। इन्हें इतिहास में इसी नाम से जाना जाता है। भारत में पार्थियन लोगों को पहलव कहा जाता है। भारत में पहलव साम्राज्य की शुरुआत गुड्डू बहारा प्रथम ने की थी। यहाँ पर जो नाम प्रयोग किया गया है गुड्डू बहारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ गली गली में बच्चों के नाम है गुड्डू, टिंकू, मुन्नू, लेकिन इसे एक नाम और है उससे भी जाना जाता है, गोंडोफर्नीस। लेकिन सही नाम गुड्डू बहारा ही था और इसका शासन काल माना जाता है 19 या 20 ईस्वी से लेकर 46 ईस्वी के मध्य में। इसका साम्राज्य सीस्तान, अर्कोसिया और गांधार वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी के शासन काल में ईसा मसीह भारत आए थे और इसकी जानकारी यरूशलेम से कश्मीर तक की पुस्तक में मिलती है और इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। इसकी राजधानी काबुल और तक्षशिला में थी और तक्षशिला से इंडो पार्थियन राजाओं के खूब प्रमाण मिलते हैं। गोंडोफर्नीस को शुद्ध पार्थियन नहीं माना जाता है, इसे सुरेन वंश से संबंधित माना गया है। सुरेन लोग शकों की खेती करने वाले और पार्थियन राजाओं के राज्य अभिषेक करने वाले थे, उन्हीं से संबंधित इसे माना जाता है। पार्थियन राजा गोंडोफर्नीस के 2 उत्तराधिकारी थे, ऑर्थाग्रेस जो सीस्तान और अर्कोसिया वाले क्षेत्र में शासन करता था। दूसरा था अवधगास जो गांधार वाले क्षेत्र में शासन करता था और उसकी राजधानी थी तक्षशिला में। बाद में ये लोग मथुरा तक आए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था पहलवों का इतिहास जो मैंने शुरू से लेकर अंत तक बताया। अब पहलवों के धर्म की बात कर लेते हैं। पार्थियन लोग प्रारंभ में सूर्य की पूजा करते थे जब वो मध्य एशिया वाले क्षेत्र में थे और मध्य एशिया से वो ईरान वाले क्षेत्र में आके बसे, तब भी वो सूर्य की पूजा करते थे।
अग्नि की पूजा करते थे। ईरान वाले क्षेत्र में जब उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उस समय पारसी धर्म का उधर प्रभाव था, तो उन्होंने पारसी धर्म को भी स्वीकार किया। भारत में पार्थियन साम्राज्य स्थापित हुआ, खासतौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और आज के भारत में। उस समय बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और आधुनिक पाकिस्तान के मर्दान में स्थित बौद्ध मठ है, जिसकी सामने फोटो लगी हुई है, तख्त-ए-बही, इसका निर्माण भी इंडो पार्थियन साम्राज्य के समय में ही हुआ था। और भी कई मठ हैं जिनके अवशेष अफगानिस्तान और आधुनिक पाकिस्तान में देखे जा सकते हैं। तो ये जानकारी थी पहलवों के धर्म के बारे में। और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। महाभारत, इस पर बात करते हैं। यवन, शक, पहलव, कुषाण ये भारत में आए। यवन भारत में कब आए? 2री सदी ईसा पूर्व में। और शक भारत में कब आए? 1ली सदी ईसा पूर्व में। और पहलव भारत में कब आए? ये 1म सदी के आसपास की घटना है। और कुषाण भी इसी समय आए। लेकिन इनका उल्लेख महाभारत में क्यों है? महाभारत सभा पर्व, इसमें अर्जुन और नकुल की दिग्विजय में कंबोज, बाहिली, यवन, शक इनका उल्लेख है। सभा पर्व में ही राजसूय यज्ञ, जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभिन्न राजा उपहार लेकर आते हैं, तो वहां पर भी कंबोज जो राजा थे वो घोड़े लेकर आए थे। बाहिली जो राजा थे वो उपहार लेके आए थे। बाहिली किनको कहा गया है? जो वैक्ट्रिया के राजा थे। यहाँ पर भी शक, यवन आदि उपस्थित थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ये लोग शामिल हुए थे। उद्योग पर्व, युद्ध की तैयारी के समय शक, कंबोज, पहलव, यवन इनका उल्लेख है। इनकी सेनाओं का वर्णन है। भीष्म पर्व, कौरव सेना का वर्णन करते समय यवन, कंबोज, शक, चीन, हूण, पारसीक और पहलव इनका उल्लेख है। द्रोण पर्व, इसमें कंबोज, शक, यवन और पहलव द्रोणाचार्य के नेतृत्व में लड़ने वाली सेना में शामिल थे। अनेक बार इनका उल्लेख मिलता है। फिर आता है कर्ण पर्व, कर्ण के साथ युद्ध करने वाली सेनाओं में शक, यवन, कंबोज और पहलवों का नाम आता है। एक पर्व में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर मैं बहुत विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको जानकारी दूंगा। महाभारत खोल के दिखाऊंगा आपको। और इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि ये मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में आए। लेकिन महाभारत के बारे में हमसे ये कहा जाता है कि इसकी रचना लाखों वर्ष पहले हुई है। अगर लाखों वर्ष पहले हुई है तो फिर यवनों का, शकों का, हूणों का, पहलवों का वर्णन क्यों है? कौरवों के साथ मिलकर ये युद्ध कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि महाभारत की रचना एक समय में नहीं हुई है, इसकी रचना मुगल काल तक होती रही है। लेकिन महाभारत का युद्ध मुगल काल तक नहीं चला है। ये तो युद्ध में भाग ले रहे थे, राजसूय यज्ञ में शामिल हो रहे थे, द्रोणाचार्य के नेतृत्व में लड़ने वाली सेना में शामिल थे। अर्जुन और नकुल की दिग्विजय में इनका उल्लेख है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो पार्थियन के बारे में बनाया है। और इनका उल्लेख सिर्फ महाभारत में ही नहीं है, बल्कि रामायण में भी है। किष्किंधा कांड में, रामायण हो चाहे महाभारत हो, इनकी रचना 1ली सदी के बहुत बाद में हुई है। क्योंकि अगर उससे पहले इनकी रचना हुई होती तो यवनों का, शकों का, पहलवों का, कंबोजों का इनका नाम नहीं आता। और यहाँ पर जो बाहिली लिखा गया है ये मुख्य रूप से कुषाणों को लिखा गया है, क्योंकि वैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में वही शासन कर रहे थे 1म सदी के आसपास, उनका ही वो गढ़ था। भीष्म पर्व में कौरवों की जो सेना है उसका वर्णन करते समय उसमें हूणों का नाम भी है, पहलवों के अलावा हूणों का नाम भी है। और हूण भारत में 4वी-5वीं सदी में आए हैं। इतिहासकार कभी इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पहलव भी मूल रूप से मध्य एशिया के लोग थे, फिर आके ईरान में बसे, फिर अफगानिस्तान में बसे, फिर भारत में घुस आए। ऐसे ही शक थे, ऐसे ही कुषाण थे, ऐसे ही हूण थे। ये सारे के सारे मध्य एशियाई हैं। कुषाण मध्य एशिया से चीन वाले क्षेत्र में गए, चीन से उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में आए, और उज्बेकिस्तान से ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए। और बाकी शक और पहलव ये सीधे ईरान वाले क्षेत्र में आए। मीडियन लोग ये भी मध्य एशिया से ईरान वाले क्षेत्र में आके बसे, इन्होंने अपने साम्राज्य बसाए, फिर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए, फिर अफगानिस्तान से पंजाब होते हुए आज के भारत में आए। इसीलिए मैक्स मूलर ने आर्यों
का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। मध्य एशिया से ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे, फिर पंजाब में, फिर आज के भारत में। उसने भी सही बोला और मैक्स मूलर ये बात अच्छे से जानता था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।